हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल बीपीएससी रेलिवेंट पर। हम लोग आज एईडीओ के इस जीएस बैच को प्रारंभ कर रहे हैं और उसके अंतर्गत ज्योग्राफी को हम लोग देखेंगे। और ज्योग्राफी में भी हम लोग फिजिकल ज्योग्राफी को आज शुरू कर रहे हैं, फिजिकल ज्योग्राफी, ठीक है। और उसके अंतर्गत जियोमॉर्फोलॉजी हम पढ़ेंगे, जियोमॉर्फोलॉजी। इसमें क्या होता है कि अर्थ के अंदर जो भी स्ट्रक्चर है उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो उसी के तहत आज का हमारा टॉपिक है अर्थ का इंटीरियर और उसका क्या एविडेंस है, इसको हम लोग देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि हम यहाँ पे देख रहे हैं, ये क्या है, अपना अर्थ है, ये अपना अर्थ है, ओके। तो सबसे पहले इसका शेप की बात करें कि अर्थ का शेप कैसा है। तो ये अर्थ है, इसके बीचों बीच हम सब जानते हैं कि ये इक्वेटर लाइन होता है। तो अर्थ जो है अपना इक्वेटर के पास, अर्थ जो है अपना इक्वेटर के पास कैसा है, बल्ज है, बल्ज सरफेस है इसका। और पोल के पास ऑब्लेट है, चपटा है, ठीक है। इसलिए इसका एक यूनिक शेप है। यदि इसके शेप की बात करें तो इसके शेप को हम कहते हैं ऑब्लेट स्फेरॉइड, या फिर जियोड या जियोइड भी इसको कहते हैं, ठीक। जियोइड का मतलब इसलिए ये नाम दिया गया है क्योंकि अर्थ का जो है ना अपना यूनिक शेप है, अर्थ यूनिक शेप, इसलिए इसको जियोड कहा गया है, ठीक। और जियोड को हिंदी में भूआभ भी कहते हैं, भूआभ, हिंदी मध्यम वाले ध्यान में रखेंगे, ओके। आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे एक टर्म लिखा हुआ है जियोडेसी। ये जियोडेसी क्या होता है? तो जियोडेसी जो है मतलब अर्थ के स्ट्रक्चर और शेप साइज को डिटरमाइन करने के लिए जो सर्वे होता है और मैथमेटिकल कैलकुलेशन होता है, उसके उस साइंस को, उस मैकेनिज्म को हम लोग जियोडेसी कहते हैं। क्या होता है जियोडेसी? तो इसको मैं लिख देता हूँ। इट इज अ science that attempts to determine the shape and size of earth through surveys and मैथमेटिकल कैलकुलेशन। तो कभी आपसे पूछे कि जियोडेसी क्या होता है, तो ये एक साइंस है जो कि कोशिश करता है कि अर्थ के शेप और साइज को डिटरमाइन करे थ्रू सर्वेज एंड मैथमेटिकल कैलकुलेशन। तो अभी तक हमने देखा कि अर्थ का शेप कैसा है, ऑब्लेट स्फेरॉइड या जियोड, जो भी लिखा जाए आप उसको ऐसे देखेंगे। ये अपने पोल पे, ध्रुव पे ऑब्लेट है, चपटा है, एंड बल्ज जो है इक्वेटर पे, ठीक है, ध्यान में रखेंगे हम लोग। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अब अर्थ के इंटीरियर को पढ़ते हैं। तो चलिए देखते हैं। ये अपना अर्थ था। इसको जब हम इसको स्टडी करना है तो इसके एक पीस को हम टुकड़ा को काटते हैं तो ये क्रस्ट, मेंटल एंड कोर में डिवाइड होता है। क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। क्रस्ट जो है अपना सबसे ऊपरी परत है, मिडिल वाला मेंटल है, और कोर जो है सबसे नीचे वाला है, ये ध्यान में रखेंगे। आइए आगे इसको डिटेल में हम लोग देखते हैं क्या है क्रस्ट, मेंटल और कोर। तो इस स्ट्रक्चर को यहाँ पे जब हम काटते हैं तो ये यहाँ पे ये स्ट्रक्चर बनता है जिसको हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। ये हो गया अपना क्रस्ट, ठीक। आगे बढ़ते हैं। क्रस्ट के बाद क्या होगा, मेंटल, और ये कोर। क्रस्ट, मेंटल और कोर ध्यान रखें, सबसे ऊपर क्रस्ट, उसके बाद मेंटल और फिर कोर। यदि क्रस्ट की बात करें तो क्रस्ट जो है यहाँ पे यदि शुरू करते हैं तो इसका जो चौड़ाई है 0 किलोमीटर से 34 किलोमीटर तक क्रस्ट है, और 34 किलोमीटर से 2900 किलोमीटर की हम बात करें तो ये अपना मेंटल हो जाता है। और 2900 किलोमीटर से नीचे आते हैं हम लोग तो लगभग 6371 किलोमीटर, या फिर कहीं कहीं ये भी ध्यान में रखेंगे 6378 किलोमीटर भी दिया रहेगा, या फिर 6400 किलोमीटर। ये जो है अपना ये 2900 किलोमीटर से 6371 किलोमीटर, या जो भी मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, यहाँ तक का जो दूरी है ये कोर का है, ये ध्यान में रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इतना फैक्ट हो गया, ध्यान में रखेंगे हम लोग। क्या है, सबसे पहले क्रस्ट है, फिर मेंटल है, फिर कोर है। 0 से 34 किलोमीटर क्रस्ट, 34 से 2900 किलोमीटर तक मेंटल, और उसके बाद नीचे 6371 किलोमीटर तक, लगभग 2900 से 6371 अपना कोर है, ओके। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और इसको और थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं। इसके वॉल्यूम की बात करते हैं हम लोग।
कि अर्थ के इंटीरियर में किस पोर्शन का क्या वॉल्यूम है। तो क्रस्ट, ये हुआ अपना क्रस्ट, फिर से लिखते हैं, बार बार लिख रहे हैं इसलिए क्योंकि आपको याद हो जाए, मेंटल और कोर। जिसके वॉल्यूम की बात करते हैं तो क्रस्ट का वॉल्यूम सबसे कम होता है, ये जो है ना लेस देन 1% होता है, लेस देन 1%। मेंटल का सबसे ज़्यादा वॉल्यूम होता है, लगभग 83% इसका वॉल्यूम होता है। कोर की बात करें तो इसका वॉल्यूम जो है 12 से 13% होता है। तो ये हम लोग क्या देख रहे हैं, वॉल्यूम की बात कर रहे हैं। यहाँ पे हमने देखा डिस्टेंस, यहाँ पे हमने क्या देखा, डिस्टेंस क्रस्ट, मेंटल और कोर का। यहाँ पे हम वॉल्यूम देख रहे हैं। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब अर्थ के इंटीरियर में डिफरेंट स्फीयर पे, अलग अलग लेयर पे अलग अलग मटेरियल पाए जाते हैं, अलग अलग एलिमेंट पाए जाते हैं। तो क्या क्या पाए जाते हैं इसको हम लोग देख लें। तो फिर से लिखते हैं यहाँ पे, ये अपना क्रस्ट है, ये मेंटल है और ये कोर है। क्रस्ट को भूपर्पट्टी कहते हैं हिंदी में, शायद ध्यान में रखेंगे। ठीक, क्रस्ट, मेंटल और कोर, इसमें कौन कौन सा एलिमेंट पाया जाता है। तो चलिए एलिमेंट के दृष्टिकोण से इसको फिर पढ़ते हैं, एलिमेंट्स कौन कौन सा पाया जाता है। तो क्रस्ट की बात करें तो क्रस्ट में सियाल पाया जाता है। सियाल क्या होता है, सिलिकॉन और एल्यूमिनियम, ये हो गया अपना क्रस्ट में। मेंटल में हो गया सिलिकॉन और मैग्नीशियम, सीमा, सियाल सीमा। और कोर की बात करें तो यहाँ निकेल और आयरन मिलता है। तो सियाल सीमा निफे, क्रस्ट में सिलिकॉन एल्यूमिनियम मतलब सियाल, मेंटल में सिलिकॉन और मैग्नीशियम यानी सीमा, कोर में निकेल और आयरन मतलब निफे। ये इस तरीके से हम ध्यान में रखेंगे। तो ये अपना बेसिक था, ये ध्यान में रखेंगे, इसलिए मैंने इसको 3 बार बताया आपको कि क्रस्ट का डिस्टेंस कितना होता है, क्रस्ट का कितना दूरी है। तो 0 से 34 किलोमीटर क्रस्ट है अर्थ के। अगर नीचे आप इंटीरियर में जाते हैं तो 34 किलोमीटर क्रस्ट पाया जाता है। और 2900 किलोमीटर तक, 34 किलोमीटर से 2900 किलोमीटर तक आपका मेंटल पाया जाता है। उसके बाद 2900 से 6371 किलोमीटर तक कोर है, ध्यान में रखेंगे। फिर हम लोगों ने वॉल्यूम की बात करा। तो वॉल्यूम की बात कर रहे हैं हम लोग, तो क्रस्ट का जो है सबसे कम वॉल्यूम है, जो कि 1% से भी कम है। सबसे ज़्यादा वॉल्यूम मेंटल का है 83%, कोर का 12 से 13% वॉल्यूम है। ओके, अब कौन कौन सा एलिमेंट पाया जाता है तो इसको हमने देखा। तो क्रस्ट में सिलिकॉन और एल्यूमिनियम पाए जाते हैं, मेंटल में सिलिकॉन और मैग्नीशियम पाए जाते हैं, और कोर में निकेल और आयरन यानी नीफे पाया जाता है। ओके, ये हमने देख लिया। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। तो हाँ, पहले यहाँ पे देख ले, चूँकि वॉल्यूम की बात की गई है तो यहाँ से एक कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं हम लोग कि वॉल्यूम जो है सबसे ज़्यादा किसका है। तो सबसे ज़्यादा वॉल्यूम है अपना, यहाँ हमने देखा था मेंटल का है। ओके, ये देखिए मेंटल का वॉल्यूम सबसे ज़्यादा है। तो चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ इंटीरियर ऑफ अर्थ की बात करें तो सबसे ज़्यादा वॉल्यूम जो है मेंटल का है, उसके बाद कोर का वॉल्यूम है, उससे भी कम क्रस्ट का है। तो ये सीक्वेंस आप लोग ध्यान में रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस तरीके से स्टेट पीसीएस में क्वेश्चन पूछ देता है आपसे कि किसका वॉल्यूम कितना है, और स्टेटमेंट बना के पूछ देगा। ठीक है, ये हो गया। अब थोड़ा सा हम लोग क्रस्ट के बारे में पढ़ लेते हैं। ओके, ये बीच में थोड़ा सा जरूरी है जानना कि क्रस्ट जो अपना है, हम सभी जानते हैं कि ये 0 किलोमीटर से 34 किलोमीटर तक क्या है, क्रस्ट है। तो ये पूरा क्या है, क्रस्ट। क्रस्ट में भी 2 टाइप के होते हैं। एक होता है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जिस पे हम रहते हैं, जिस पे पेड़ पौधे पहाड़ झरने ये सब जो हमने यहाँ पे ये बना के भी रखा, इसलिए मैंने सिंबॉलिक पेड़ और ये पहाड़ बना दिया मैंने। तो एक कॉन्टिनेंटल क्रस्ट होता है, सॉरी। और दूसरा जो होता है ये है अपना ओशियनिक क्रस्ट, इस पर ओशन वगैरह है। ठीक है, ओशियनिक क्रस्ट। ओके, ये तो अपर लेयर ऑफ द अर्थ पे ही है ना ओशन वगैरह, तो इसलिए इसको ओशियनिक क्रस्ट कहते हैं। और इसमें थोड़ा सा स्पेशलाइजेशन ये हम देखेंगे, थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि ओशियनिक क्रस्ट में जो एलिमेंट पाया जाता है उसको हम लोग सिलिकॉन और एल्यूमिनियम भी पाया जाता है, मतलब सियाल ही कहते हैं। ठीक है, सिलिकॉन और एल्यूमिनियम ओशियनिक क्रस्ट में पाया जाता है, सॉरी कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में। और ओशियनिक क्रस्ट में जो है सीमा पाया जाता है। सीमा क्या होता है, ये आपका हो गया सिलिकॉन, यहाँ पर लिख देते हैं सिलिकॉन और मैग्नीशियम। मैग्नीशियम जो है ये पाया जाता है ओशियनिक क्रस्ट में। तो ये आप ध्यान में रखेंगे। यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि क्रस्ट में क्या पाया जाता है, तो मोटा मोटी मैंने आपको बताया कि सियाल पाया जाता है, मतलब क्या, सिलिकॉन और एल्यूमिनियम पाया जाता है, सिलिकॉन और एल्यूमिनियम क्रस्ट में। बट क्रस्ट को थोड़ा सा और अच्छे से हम देखें तो ओशियनिक क्रस्ट में सिलिकॉन और मैग्नीशियम पाए जाते हैं, और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में सिलिकॉन और एल्यूमिनियम पाए जाते हैं। तो ये आप ध्यान में रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और थोड़ा सा इसके थिकनेस की बात यदि हम कर लें, यहाँ पे मैं लिख दूँ, हाँ, थिकनेस की बात करें क्रस्ट में, तो थिकनेस की हम यदि बात करते हैं
तो अपना कॉन्टिनेंटल क्रस्ट का जो थिकनेस है ओशियनिक क्रस्ट के थिकनेस से ज़्यादा है। तो यहाँ पे हम कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं कि कॉन्टिनेंटल क्रस्ट का जो है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट का थिकनेस ओशियनिक क्रस्ट से ज़्यादा है, ओशियनिक क्रस्ट से ज़्यादा होता है। ये भी आप ध्यान में रखेंगे, ये कंक्लूजन यहाँ से ये ड्रॉ हो रहा है, ठीक है। तो ये हमने देख लिया। तो आगे बढ़ते हैं, इसी सीरीज़ को हम थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं इस सीरीज़ को। तो देखिए अभी तक हमने क्या सब देख लिया, इसको सिंगल पे ड्रॉ करते हैं। ये अपना क्या है, ये क्रस्ट है, ये मेंटल है और ये कोर है, ओके। अब इसके बाद हमने क्या देखा था कि ये जीरो से 34 किलोमीटर तक क्रस्ट है, 34 से 2900 किलोमीटर तक मेंटल है, 2900 से 6300 लगभग 6371 किलोमीटर तक अपना कोर है, ओके। ये हमने देख लिया था। और हमने क्या देखा था कि इसमें जो है सियाल पाया जाता है, क्रस्ट में क्या होता है सिलिकॉन और एल्युमिनियम पाए जाते हैं। और मैंने ऊपर बता दिया था कि आपको इस वाले क्षेत्र में यदि मैं इसको ब्लू से ड्रॉ करूं, ये यदि अपना ओशियनिक क्रस्ट हो जाएगा तो इसमें क्या हो जाएगा सिलिकॉन और मैग्नीशियम होगा, ठीक है। सीमा ध्यान रखेंगे, ये अपना ओशियनिक क्रस्ट है और इस क्रस्ट में हम लोग ओवरऑल देख रहे हैं। और ये है अपना कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, इसमें भी सिलिकॉन और एल्युमिनियम पाए जाते हैं, ओके। ये देख लिया था हमने, तो हम तो इसको रिपीट कर रहे हैं। और इसके बाद क्या बच रहा है अपना मेंटल में हमने क्या देखा था, मेंटल में हमने देखा था सिलिकॉन और मैग्नीशियम पाए जाते हैं। कोर में क्या पाया जाता है निकेल और आयरन, नीफे, सियाल सीमा नीफे, ठीक है। ये ध्यान में रखेंगे हम लोग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा इसको। अब एक यहाँ पे मैंने लिखा है डिसकॉन्टिन्यूटी। ये डिसकॉन्टिन्यूटी क्या होता है तो इसको हम लोग पढ़ लेते हैं। एक्चुअली होता क्या है ना कि क्रस्ट मेंटल और कोर को हम लोग आगे और सब डिवीजन करते हैं। और कैसे करते हैं इसको हम लोग देख ले यदि, तो देखिए जैसे एक क्रस्ट है तो क्रस्ट को हम लोग 2 भाग में बांट देते हैं, ठीक। ऐसे ही मेंटल को फिर 2 भाग में बांट लेते हैं और कोर को भी 2 भाग में बांट लेते हैं। अभी जो विभाजन के बाद जो अपना पार्ट बनता है इसको हम लोग कहते हैं, ये हो गया अपना क्रस्ट की बात करें तो ये जो हम लोग डिवाइड किए हैं, ऊपर वाले को कहते हैं आउटर क्रस्ट, नीचे वाले को इनर क्रस्ट। ऐसे ही आउटर मेंटल इनर मेंटल, ऐसे ही आउटर कोर इनर कोर, इस तरीके से हम इसको डिवाइड करते हैं। अब इसको डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे मैं एक ये कंसेप्ट बताना चाह रहा था आपको। तो ये जो है यहाँ पे कुछ चेंजेज होते हैं इसलिए इसको डिसकॉन्टिन्यूटी कहा जाता है। और अलग अलग ज्योग्राफर ने अलग अलग भूगोल के जो जानकार हैं उन्होंने अलग अलग नाम दिया इस डिसकॉन्टिन्यूटी का। तो उसके नाम पे उनके नाम पे हम इसको याद रखेंगे। जब हम लोग आउटर क्रस्ट और इनर क्रस्ट के बीच डिसकॉन्टिन्यूटी को पढ़ते हैं तो उसको एक नाम दिया गया है जिसका नाम है कोनोराड डिसकॉन्टिन्यूटी, ठीक। और इनर कोर से आउटर मेंटल पे जाते हैं तो इस डिसकॉन्टिन्यूटी को हम लोग पढ़ते हैं मोहो या फिर मोहोरोविसिक, क्या लिखा रहा है मोहोरोविसिक डिसकॉन्टिन्यूटी। ऐसे ही आउटर मेंटल और इनर मेंटल के बीच में जो डिसकॉन्टिन्यूटी है इसको हम लोग कहते हैं रेपेटी डिसकॉन्टिन्यूटी। और इनर मेंटल और आउटर कोर के बीच जो डिसकॉन्टिन्यूटी है इसको कहा जाता है गुटेनबर्ग डिसकॉन्टिन्यूटी। और इसी तरीके से आउटर कोर और इनर कोर के बीच में जो डिसकॉन्टिन्यूटी है, ये जो डिवीजन किया गया बाउंड्री है, इसको हम लोग कहते हैं लेहमान डिसकॉन्टिन्यूटी। अब इसको याद कैसे करेंगे हम लोग, तो इसको याद करने का एक तरीका है कि हम इसको जैसे इस डिसकॉन्टिन्यूटी को क्या लिख सकते हैं, इसको ऐसे याद कर सकते हैं CMRGL। यदि एग्जाम में कभी आपसे पूछ दे इस तरीके से, ये भी पूछ सकता है कि अब बताइए कि या तो नॉर्मली पूछ लिया क्रस्ट और मेंटल के बीच में कौन सा डिसकॉन्टिन्यूटी है, तो आप मोहोविसिक बताएंगे, मोहोरोविसिक या मोहो डिसकॉन्टिन्यूटी बताएंगे। या फिर आपसे पूछ ले इनर क्रस्ट और आउटर मेंटल, तो भी आप मोहोरोविसिक बताएंगे। या कभी पूछ ले आपसे आउटर मेंटल और इनर मेंटल, तो फिर आप रेपेटी बताएंगे, इस तरीके से। और यदि याद ना हो ना उस समय एग्जाम में, तो आप इतना बस CMRGL याद रखेंगे और कुछ नहीं करेंगे, चुपचाप ऐसे एक ड्रॉ कर लेंगे। ये हो गया क्रस्ट मेंटल और कोर, क्रस्ट मेंटल कोर। इसमें ऐसे ऐसे एक डिसकॉन्टिन्यूटी, यहाँ पे एक डिसकॉन्टिन्यूटी और यहाँ पे एक डिसकॉन्टिन्यूटी डाल देंगे और यहाँ से लिखना शुरू करेंगे CMRGL।
कोनराड, मोहविसिक, रेपेटी, गुटेनबर्ग, लेहमान। इस तरीके से आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया। अब आगे बढ़ते हैं, इसको ओवरऑल यदि हम देखते हैं तो थोड़ा सा और इसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या है, इसको देख लेते हैं। तो चलिए इस डायग्राम पे हम लोग थोड़ा सा इसको रिप्रेजेंट करेंगे, कैसे क्या है इसको देखते हैं। चलिए, ये हम सभी जानते हैं क्या है, यहाँ पे पेड़ पौधा और ये पहाड़ भी लगा दो भाई, पहाड़, झरना, ये सब जो भी लगाना है लगा दीजिए, ठीक है। तो ये क्या है, अपना क्रस्ट है, क्रस्ट है, एक मिनट कलम चेंज कर लें। ये क्या है, क्रस्ट है। ये 0 किलोमीटर, यहाँ से 34 किलोमीटर तक। ये अपना क्या है, पूरा मेंटल है, ओके। 34 से कितना, 2900 किलोमीटर तक मेंटल। और आगे कोर की बात करें तो ये अपना कोर है, कितना, लगभग 6371 किलोमीटर। ये हमने पहले से पढ़ रखा है। और ये हम सभी जानते हैं कि ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, ये ओशियनिक क्रस्ट है। यहाँ सियाल पाया जाता है, यहाँ पे और लिख दे, इसमें सिलिकॉन और एल्युमिनियम, यहाँ पे सिलिकॉन और मैग्नीशियम। इसी तरीके से मेंटल में सिलिकॉन और मैग्नीशियम पाया जाता है, और कोर में निकेल और आयरन। इतना हमने देख लिया था। अब आगे मैंने इस डायग्राम को जो ड्रॉ किया था, इसके पीछे पर्पस ये था कि थोड़ा सा और इसमें आगे हम लोग पढ़ेंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बीच में एक डिस्कंटिन्यूटी होता है, तो हर एक क्रस्ट मेंटल कोर में तीनों में डिस्कंटिन्यूटी है। डिस्कंटिन्यूटी को हम ड्रॉ कर देते हैं पहले, ठीक। डिस्कंटिन्यूटी, फिर यहाँ पे डिस्कंटिन्यूटी हो गया, एक डिस्कंटिन्यूटी यहाँ पे हो गया, जिसको हम लोग लेहमान डिस्कंटिन्यूटी भी कहते हैं। तो ये हम सभी जानते हैं ये कौन सा है। यहाँ पे यदि हम देखें तो ये C है, M है, R है, G है और ये L है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा था। तो ये बताने का मेरा पर्पस ये है कि हम कुछ एक्स्ट्रा बताना चाह रहे हैं आपको। तो अब हम ये बात करेंगे कि ये जो अपना क्रस्ट से लेके मेंटल की बात करते हैं। हाँ, तो एक चीज़ और पहले, ये क्या है अपना ये है आउटर क्रस्ट, इनर क्रस्ट, ठीक। आउटर मेंटल, इनर मेंटल, ऐसे ही आउटर कोर और इनर कोर, ये हमने देखा था, ओके। अब ये इतना जो मैं ये खेला कर रहा हूँ, इसके पीछे कारण ये है बताने का कि 2-3 कंसेप्ट है यहाँ पे कि जैसे आपने लिथोस्फीयर, एस्थेनोस्फीयर, मेसोस्फीयर, बैरियोस्फीयर, इन चीज़ों का नाम सुना होगा। तो ये आखिर क्या है और इनका रेंज कहाँ से कहाँ तक होता है, ठीक। तो सबसे पहले यदि हम बात करें तो लिथोस्फीयर, लिथोस्फीयर जो अपना होता है, यहाँ पे हम लिखते हैं, हाँ, लिथोस्फीयर, लिथोस्फीयर यानी स्थल मंडल। स्थल मंडल की हम लोग बात करें, एक मिनट, तो स्थल मंडल जो है कहाँ से कहाँ तक वेरी करता है। तो पूरा क्रस्ट जो है ये 0 से लगभग 100 किलोमीटर तक, 100 किलोमीटर तक जो है अपना क्या है, ये है अपना लिथोस्फीयर। 0 से 100 किलोमीटर तक लिथोस्फीयर है, ठीक। तो यदि पूछे कि लिथोस्फीयर कहाँ से कहाँ तक फैला है, तो हम पूरा क्रस्ट बताएंगे। एक का क्या हुआ, ये पूरा क्रस्ट, आउटर प्लस इनर दोनों क्रस्ट, प्लस सम पार्ट्स ऑफ व्हाट, आउटर मेंटल। आउटर मेंटल का कुछ पार्ट जो है ये भी अपना आता है, आउटर मेंटल का कुछ पार्ट जो है अप टू 100 किलोमीटर तक, अप टू 100 किलोमीटर तक जो है अपना लिथोस्फीयर होता है, ये ध्यान में रखेंगे। लिथोस्फीयर के बाद, हाँ, और ये भी पूछ रहे इसमें कौन कौन सा एलिमेंट पाया जाता है, तो सिलिकॉन, एल्युमिनियम और सियाल और सीमा दोनों, क्योंकि ये ओशियनिक क्रस्ट और अपना कॉन्टिनेंटल क्रस्ट तो है ही, और ये मेंटल का अपर पार्ट है जो कि इसमें पूरा सीमा पाया जाता है, ये हम सब जानते हैं। तो ये लिथोस्फीयर हो गया, ओके। ये 0 से 100 किलोमीटर तक, ये ध्यान में रखेंगे। 0 यहाँ था और यहाँ पे 100 किलोमीटर हो गया, ओके। इसके बाद 100 से जो है 700 किलोमीटर तक, 100 से 700 किलोमीटर तक, मतलब ये आउटर मेंटल ही हो गया, आउटर मेंटल ही है। तो 100 से 700 किलोमीटर तक की ये जो दूरी है,
ये थोड़ा सा डायग्राम में वेरिएशन है, बट आप डिस्टेंस पे ध्यान देंगे। 100 से 700 किलोमीटर तक जो है अर्थ के इंटीरियर में, इसको हम लोग एस्थीनोस्फीयर कहते हैं। एस्थीनोस्फीयर ये क्या होता है, इसको हम लोग हिंदी में दुर्बलता मंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? दुर्बलता मंडल। वेरी इंपॉर्टेंट, ये ध्यान में रखेंगे। तो यदि कोई पूछे कभी आपसे कि एस्थीनोस्फीयर क्या है, तो ये पार्ट है आउटर मेंटल का। आउटर मेंटल का ही पार्ट है, क्योंकि आउटर मेंटल तो अपना यहाँ तक है, इसके बाद इनर मेंटल शुरू होता है। ठीक है, ये क्योंकि ये डिस्कंटिन्यूटी तो यहाँ पे है। लेकिन कभी लिथोस्फीयर आपसे पूछे तो पूरा क्रस्ट और सम पार्ट्स ऑफ अप टू 100 किलोमीटर, यहाँ पे 34 किलोमीटर अपना क्रस्ट है, और 34 से 100 किलोमीटर तक लिथोस्फीयर, और फिर 100 से 700 किलोमीटर तक जो कि आउटर मेंटल ही है, वो एस्थीनोस्फीयर यानी दुर्बलता मंडल होगा। वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान में रखेंगे। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो हम लोग फिर से देखेंगे कि 700 किलोमीटर के बाद जो है अपना ये क्या शुरू हो जाता है, ये इनर मेंटल शुरू हो गया। क्या हो गया शुरू? इनर मेंटल। तो इसमें जो है इनर मेंटल को हम लोग मीजोस्फीयर कहते हैं। मीजोस्फीयर या मीसोस्फीयर यानी मध्यमंडल। वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान में रखेंगे। तो मध्यमंडल किसका पार्ट है? तो मध्यमंडल जो है अपना ये इनर मेंटल का पार्ट है। इनर मेंटल, यहाँ पे मैं लिख ही दूँ, इनर मेंटल का पार्ट है ये, इनर मेंटल। ठीक, और ये एस्थीनोस्फीयर किसका पार्ट था? तो ये आउटर मेंटल का ही पार्ट है। वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, चिंता नहीं करना है। एक बार फिर से हम लोग रिवाइज करेंगे, इसको ज़्यादा लोड नहीं लेना है अपने को। ये हो गया मीजोस्फीयर। अब आगे बात करें हम लोग, ये तो मीजोस्फीयर हो गया, ये हम लोगों ने मेंटल देख लिया। अब कोर की बात करें, कोर की बात करते हैं, तो कोर जो 2900 से अपना 6371 किलोमीटर है, इसको हम लोग दो भाग में बांटे हैं। जैसा कि हमने देखा है कि क्या हो गया, ये आउटर कोर, ये इनर कोर। ओके, आउटर कोर और इनर कोर। तो आउटर कोर जो है कितना से कितना दूरी है, खैर छोड़ी दूरी आप छोड़ दीजिए। आउटर कोर और इनर कोर को जो है कॉमनली हम लोग मिला के बैरिस्फीयर बोलते हैं। बैरिस्फीयर, इसको हिंदी में गुरुमंडल भी कहा जाता है, गुरुमंडल। अब बैरिस्फीयर ही ध्यान रखें, क्या पता कभी इंग्लिश यूज कर ले, हिंदी में भी देवनागरी में बैरिस्फीयर लिख दे आपको, तो ध्यान में रखेंगे। तो अभी पूछ ले आपसे कि बैरिस्फीयर क्या पार्ट क्या है, तो बैरिस्फीयर जो है आउटर कोर भी है और इनर कोर भी है। वेरी इंपॉर्टेंट, ये ध्यान में रखेंगे हम लोग। आउटर कोर और इनर कोर क्या है, बैरिस्फीयर। आगे बढ़ते हैं हम लोग, या फिर से एक बार देख लेते हैं। लिथोस्फीयर की बात करें तो लिथोस्फीयर क्या है, पूरा क्रस्ट अपना और सम पार्ट ऑफ जो है आउटर मेंटल, लेकिन कितना 0 किलोमीटर से 100 किलोमीटर तक, ये लिथोस्फीयर। आगे बढ़ेंगे, फिर से देखेंगे हम लोग कि 100 किलोमीटर से जब आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो 100 किलोमीटर से 700 किलोमीटर तक, जहाँ तक ये डिस्कंटिन्यूटी न शुरू हो जाए, तो ये आउटर मेंटल ही है, ये भी आउटर मेंटल ही है। इसको हम लोग एस्थीनोस्फीयर कहते हैं, जिसको या फिर दुर्बलता मंडल कहते हैं। ठीक है, उसके बाद इनर मेंटल की बात करें, इनर मेंटल की हम लोग बात करते हैं, तो ये जो है अपना मीसोस्फीयर या मध्यमंडल हो जाता है। और कोर की बात करें तो इनर और आउटर दोनों मिला के ये अपना बैरिस्फीयर हो जाता है या गुरुमंडल हो जाता है। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट। एक बार फिर हम लोग रिवाइज करेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा और इसका कुछ देख लेना है। प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो अपना क्रस्ट जो होता है सॉलिड स्टेट में होता है। क्या होता है, एक बार रुकिए तो डार्क कर लें। अर्थ जो है अपना, क्रस्ट जो है अपना, ये सॉलिड स्टेट में होता है। ओके, और ये क्रस्ट क्या पूरा यहाँ तक का जो पोर्शन है आपका, ये लिथोस्फीयर की हम लोग बात कर रहे हैं। लिथोस्फीयर जो होता है अपना सॉलिड स्टेट में होता है। एस्थीनोस्फीयर की बात करें तो ये सेमी सॉलिड होता है। ये क्या होता है, यहाँ पे सेमी सॉलिड होता है। ओके, मीजोस्फीयर की बात यदि हम लोग करें तो ये फिर से सॉलिड होता है। मीजोस्फीयर ये हो गया अपना, ये सॉलिड है, ये रहा मीजोस्फीयर, ये पूरा मीसोस्फीयर है। ये क्या है, ये सॉलिड पार्ट है अपना। ओके, और फिर से आगे बढ़ते हैं हम लोग, यदि कोर की बात करते हैं तो आउटर कोर जो है, वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान में रखेंगे। आउटर कोर जो है अपना वो लिक्विड स्टेट में है, और इनर कोर जो है अपना फिर से सॉलिड स्टेट में है। तो ये ध्यान में रखेंगे। कैसे याद रखना है, एक बार फिर से देखिए, हम लोग इसको रटते हैं।
लिथोस्फीयर मतलब पूरा क्रस्ट और सम पार्ट ऑफ अपर मेंटल अप टू 100 किलोमीटर सॉलिड। एस्थीनोस्फीयर 100 किलोमीटर से 700 किलोमीटर सेमी सॉलिड, ठीक। मीजोस्फीयर इनर मेंटल सॉलिड स्टेट में। बैरियोस्फीयर जो है पूरा अपना कोर है जो कि आउटर और इनर कोर दोनों है, तो आउटर कोर लिक्विड हो जाएगा और फिर इनर कोर सॉलिड हो जाएगा, ठीक है। अब थोड़ा सा एस्थीनोस्फीयर को लेकर हम लोग बात करेंगे कि एस्थीनोस्फीयर की यदि हम बात करें तो यहाँ पे एक बार फिर से मैं पेन चेंज करूँगा। हाँ, यहाँ पे देखिए एस्थीनोस्फीयर की हम लोग बात करते हैं तो एस्थीनोस्फीयर आखिर सेमी सॉलिड क्यों हो गया, तो क्योंकि यहाँ पे जो टेम्परेचर जो है बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है, ऐसे प्रेशर भी बहुत ज़्यादा है। इस वजह से यहाँ का जो रॉक जो है ना मेल्ट होने लगता है, इसलिए ये सेमी सॉलिड पार्ट हो जाता है और इसको मैग्मा चैम्बर भी कहते हैं। मैग्मा चैम्बर, चिंता नहीं करना, इसको हम लोग फिर एक नोट्स के रूप में भी इसको हम लोग प्रेजेंट कर लेंगे, ठीक है। ये चीज़ है और इसमें हम लोग को क्या जानना है, एक बार फिर से आइए देखते हैं, फिर से इस पर हम लोग ड्रॉ करते हैं, ठीक है, चीज़ों को फिर अच्छे से देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये अपना क्रस्ट हो गया, ये हो गया अपना मेंटल और ये हो गया कोर, ओके। तो ये क्या है अपना, ये क्रस्ट, मेंटल और ये कोर, ठीक, ये हम जानते हैं। इसको किलोमीटर फिर से इसका दूरी देख लीजिए, 0 किलोमीटर से 34 किलोमीटर, 2900 किलोमीटर, 63, 71 किलोमीटर, ओके, ये हम सब जान रहे हैं। यहाँ पे यदि बात करें तो यहाँ पे थोड़ा सा ओशियनिक क्रस्ट है अपना, बाकी ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, ये ओशियनिक क्रस्ट, ये हो जाएगा सीमा सिलिकॉन और मैग्नीशियम, ये सियाल सिलिकॉन एल्युमिनियम। मेंटल में सीमा ही होता है, सिलिकॉन मैग्नीशियम। कोर में नीफे निकल और आयरन, इतना हम जान रहे हैं। फिर हम क्या जान रहे थे, वॉल्यूम की बात किए थे, उसको भी फिर से देख लेते हैं। वॉल्यूम कितना था, इसका 83% था लगभग, यहाँ पे लिख देते हैं। इसका 12 से 13%, क्रस्ट का था लेस देन 1%, ओके। तो वॉल्यूम की हमने बात कर ली थी, ठीक है। और हमने ये भी देख लिया था कि उस कॉन्टिनेंटल क्रस्ट का थिकनेस जो है ओशियनिक क्रस्ट से ज़्यादा होता है, ठीक है। ये सारी बातें हो गई। इसके बाद और क्या बच रहा है अपना, हाँ, और क्या था, क्या पढ़ा था हमने, डिस्कॉन्टिन्यूटी। तो डिस्कॉन्टिन्यूटी भी हमने कहा था कि ऐसे आप इसको डिवाइड कर देंगे। हम लोग एग्ज़ाम ओरिएंटेड बस पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, ज़्यादा नहीं लोड लेना है। और यहाँ पे हमने इसको ये कर दिया था, CMRGL, कोनोराड, मोहरोविसिक या मोहू, रेपेटी, गुटेनबर्ग, लेहमान, ठीक है। और क्या हमने कर लिया था, ये इनर और आउटर कोर आप लोग डिवाइड कर लेंगे, क्रस्ट मेंटल कोर में जो भी है आउटर और इनर कर लेंगे, ऊपर आउटर नीचे इनर, इस तरीके से कर लेंगे। और क्या हमने देखा था, हाँ, हम लोगों ने ये देखा था कि किस स्टेट में है कौन सा। स्टेट की बात करें तो ये सॉलिड स्टेट में था अप टू 100 किलोमीटर, जिसको लिथोस्फीयर कहते हैं। ये सेमी सॉलिड था, एक मिनट, ये अपर मेंटल सेमी सॉलिड था, क्योंकि हमने ये क्या देखा था, ये एस्थीनोस्फीयर का पार्ट था 100 किलोमीटर से 700 किलोमीटर तक। उसके बाद हमने देखा था ये फिर से सॉलिड हो जाता है मेसोस्फीयर, ओके। और फिर हमने देखा था कि आउटर कोर जो है वो अपना लिक्विड स्टेट में है, ओके। और इनर कोर क्या है, तो सॉलिड स्टेट में है। ये सारी बातें हम लोगों ने कर ली थी। और कुछ बच रहा था क्या अपना, आई थिंक और कुछ नहीं बच रहा था। और क्या था, हाँ, ये हो गया। अब जो है हम यहाँ पे कुछ और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन लेके आए हैं, इसको भी हम लोग देख लेते हैं कि जैसे जैसे हम अर्थ के इंटीरियर में जाते हैं, नीचे की ओर बढ़ते हैं, थोड़ा सा, हाँ, जब अर्थ के इंटीरियर में हम ऊपर से नीचे बढ़ते हैं, ठीक, ऊपर से नीचे बढ़ते हैं, तो प्रत्येक 32 मीटर पर, फिर से लिखे, हर एक 32, क्या लिखा रहा है, हर एक 32 मीटर नीचे जाने पे हमारा जो है 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर घटता है, बढ़ता है बढ़ता है, ठीक है। 32 मीटर नीचे जाने पे
प्रत्येक 32 मीटर पे 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर जो है अपना बढ़ता है। ओके, क्यों बढ़ता है? ड्यू टू रेडियो एक्टिव एलिमेंट इन अर्थ इंटीरियर, क्योंकि बहुत सारे रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो है अपने अर्थ के आंतरिक भाग में पाए जाते हैं। ओके, उसके बाद 100 से 200 किलोमीटर जो हम लोग यहाँ पे देखे थे, आइए थोड़ा सा फिर से पीछे ले चलते हैं आपको। 100 से 200 किलोमीटर तक, यहाँ से लगभग यहाँ पर मान लीजिए होता क्या है कि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर जाता है। इस वजह से जो है ये मैग्मा चैम्बर बन जाता है, मैग्मा का फॉर्मेशन होता है यहाँ पे। ये जो मैग्मा हमने एस्थेनोस्फीयर में पढ़ा है कि आउटर पार्ट का जो आउटर ये मेंटल है 100 से 700 किलोमीटर, 100 से यहाँ पे ये 700 किलोमीटर है, यहाँ पे मैंने लिखा भी है 100 से 700 किलोमीटर। इसके बीच में क्या होता है कि टेम्परेचर अचानक से ज़्यादा इंक्रीज कर जाता है और इस वजह से जो है वहाँ के रॉक जो है मेल्ट हो जाते हैं, इस वजह से सेमी सॉलिड फॉर्म में आ जाता है। ओके, तो ये हम ध्यान में रखेंगे। इस तरीके से हम लोगों ने चीज़ों को देख लिया है। और क्या बच रहा है? और तो कुछ अपना नहीं बच रहा है। हाँ, थोड़ा सा मैंने इतना जो बताया है इसको हम लोग थोड़ा सा एक समरी के रूप में देख लेते हैं। ठीक, समरी के रूप में कैसे देखना है तो हम लिख लेते हैं इसको। ओके, क्या लिखना है? हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले लिथोस्फीयर, लिथोस्फीयर की बात करें तो लिथोस्फीयर क्या क्या मिलके बना था? तो लिथोस्फीयर में था क्रस्ट, इनर और आउटर दोनों, प्लस सम अपर पार्ट ऑफ क्रस्ट, सम अपर पार्ट ऑफ आउटर मेंटल, मैंने क्रस्ट बोल दिया, आउटर मेंटल। कहाँ तक? तो अप टू 100 किलोमीटर। ठीक, स्टेट कैसा है इसका, किस अवस्था में ये? तो सॉलिड स्टेट में है। ठीक है, यहाँ पे एलिमेंट कौन से पाए जाते हैं? तो एलिमेंट्स की बात करें हम लोग तो एक कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, पहले तो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, दूसरा है ओशियनिक क्रस्ट। ओशियनिक क्रस्ट ये समरी है, ध्यान में रखेंगे आप लोग। तो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में क्या पाया जाता है? सिलिकॉन और एल्युमिनियम। ओशियनिक क्रस्ट में क्या पाया जाता है? सिलिकॉन और मैग्नीशियम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। थिकनेस किसका ज़्यादा है? तो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट का थिकनेस जो है ज़्यादा है किससे? ओशियनिक क्रस्ट से, ये ध्यान में रखेंगे। लिथोस्फीयर के बाद हम लोग क्या पढ़े थे? एस्थेनोस्फीयर। एस्थेनोस्फीयर जिसको हम लोग दुर्बलता मंडल भी कहते हैं, दुर्बलता मंडल, ध्यान में रखेंगे। ओके, दुर्बल, अरे यार हिंदी में बहुत दिक्कत है लिखने में, चलो फिर से लिख देते हैं, दुर्बलता मंडल। ठीक, ध्यान में रखेंगे। अब एस्थेनोस्फीयर की बात करते हैं तो एस्थेनोस्फीयर में हमने क्या देखा कि ये जो है किस भाग में आता है? तो अपर मेंटल में आता है, अपर मेंटल पार्ट का है ये। ठीक, कहाँ से कहाँ तक? तो 100 किलोमीटर से 700 किलोमीटर तक। ओके, ये किस अवस्था में है? तो इसका जो स्टेट है, स्टेट ये सेमी सॉलिड है, सेमी सॉलिड। सेमी सॉलिड क्यों है? तो हमने देखा था कि लगभग ये 100 से 200 किलोमीटर तक के बाद जो है टेम्परेचर अचानक राइज करता है, हाई टेम्परेचर हो जाता है, हाई टेम्परेचर। इस वजह से रॉक मेल्ट होते हैं, रॉक मेल्ट्स। एक मिनट, फिर क्या होता है? मैग्मा फॉर्मेशन, लावा मैग्मा का फॉर्मेशन हो जाता है, ध्यान में रखेंगे हम लोग। ये हो गया अपना एस्थेनोस्फीयर। इसके बाद क्या था? मीसोस्फीयर यानी मध्यमंडल। मध्यमंडल कहाँ से कहाँ तक था? तो ये अपना इनर कोर, इनर मेंटल था, सॉरी कोर बोला जाता है बार बार, थोड़ा सा अब हो सकता है बोलने में कुछ और मिस्टेक हो जाए, बट लिखूंगा सही में। ठीक है, इनर मेंटल। इनर मेंटल मतलब कहाँ से कहाँ तक? ये 700 किलोमीटर से 2900 किलोमीटर तक, 2900 किलोमीटर तक ये इनर मेंटल है, इसे मीसोस्फीयर होता है। और ये कौन सा, इसका स्टेट क्या है? ये सॉलिड स्टेट में है, ध्यान में रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, एस्थेनोस्फीयर मीसोस्फीयर हो गया। अब क्या बच रहा है? बेरियोस्फीयर। इसको गुरुमंडल भी कहा जाता है। ठीक, गुरुमंडल की बात करें तो बेरियोस्फीयर ये इसमें क्या होता है? तो ये इनर और आउटर दोनों कोर में होता है, आउटर कोर और इनर कोर।
यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन देना थोड़ा सा मिस कर गए थे, वो हम अभी बता ही देते हैं आपको। तो इसमें क्या होता है कि आउटर कोर में जो है, हम सभी जानते हैं कि कोर जो है 2900 किलोमीटर से शुरू हो जाता है, जैसा कि हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि 2900 किलोमीटर तक मेसोस्फीयर या अपना मेंटल का पार्ट चला, इनर मेंटल। इसके बाद आउटर कोर शुरू हो जाएगा 2900 किलोमीटर से, ठीक है। तो आउटर कोर की बात करें यदि हम लोग, तो ये 2900 किलोमीटर से कितना होता है, 5155 किलोमीटर तक। उतना आपको जरूरत नहीं है, बट ध्यान में रखेंगे 2900 से 5155 किलोमीटर जो है आउटर कोर है। इसका स्टेट कैसा है, इसका स्टेट है अपना, चलिए यहाँ पे लिखते हैं, इसका जो स्टेट है ये लिक्विड स्टेट में है, ध्यान में रखेंगे, ये इम्पोर्टेंट है आपको। यदि हम लोग आगे जब अर्थक्वेक वगैरह पढ़ेंगे तो शैडो जोन पढ़ना है, तो वहाँ पे ये सब स्टेट, किस स्टेट में कौन सा लेयर है, अर्थ का इंटीरियर किस स्टेट में है, ये जानना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, तभी हम लोग शैडो जोन वगैरह के बारे में समझ पाएंगे, ठीक है। तो ये अपना आउटर कोर का हो गया। इनर कोर की बात करें तो ये अपना 5155 किलोमीटर से 6371 किलोमीटर, ठीक, ये इनर कोर है। इसका स्टेट कौन सा है, किस अवस्था में है, ये जो है फिर से सॉलिड अवस्था में है, ध्यान में रखेंगे हम लोग, ओके। अब देखिए, अब हम लोगों ने देखा था यहाँ पे, एक बार फिर से मैं आपको ले चलता हूँ आगे। हाँ, यहाँ पे हमने देखा था कि लोअर पार्ट है, लोअर सॉरी इनर मेंटल जो है या फिर इनर कोर है, ये दोनों सॉलिड में क्यों है। तो ये दोनों सॉलिड में इसलिए है क्योंकि हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर की वजह, सॉरी हाई प्रेशर की वजह से ये दोनों सॉलिड इसलिए हैं, ये और ये हाई प्रेशर होने की वजह से ये दोनों सॉलिड फॉर्म में होते हैं। तो चलिए इसको यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं, इस नोट्स में इसको मेंशन कर दिया जाए, नोट करके, क्या कि लोअर पार्ट ऑफ, या फिर लोअर पार्ट को हम लोग इनर भी कर सकते हैं, लोअर पार्ट ऑफ मेंटल एंड कोर इज सॉलिड, एक मिनट, ठीक क्या होने लगा, कोर इज सॉलिड ड्यू टू हाई प्रेशर, हाई प्रेशर। तो ये हमारा मोटा मोटी जो है कंप्लीट हो गया अर्थ का इंटीरियर, ओके। इसके बाद जो है हम, हाँ, एक इन्फॉर्मेशन और नोट, जब हम अर्थ के इंटीरियर में 32 मीटर नीचे जाते हैं, व्हेन वी गोज डाउन in the Earth's interior, then temperature increases by 1 डिग्री सेंटीग्रेड, ध्यान में रखेंगे, पर 32 मीटर, बहुत इम्पोर्टेंट है। जब हम अर्थ के इंटीरियर में नीचे जाते हैं तो प्रत्येक 32 मीटर पे जो है 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ता है, इंक्रीज होता है, ये ध्यान में रखेंगे, ओके। तो ये अपना हो गया कंप्लीट अर्थ का इंटीरियर का जो स्ट्रक्चर था, उसका क्या प्रॉपर्टीज था, इसको हमने देख लिया, ओके। इसके बाद जो है हमारा टॉपिक क्या क्या बचता है, तो इसके बाद जो हमारा टॉपिक है अर्थ के इंटीरियर से रिलेटेड, जो इतना पढ़ लिए, इसके आधार पर हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। तो हमारा जो टॉपिक बच रहा है वो बच रहा है अर्थक्वेक, भूकंप को देखना है, और क्या देखना है, वोल्केनो को, ज्वालामुखी का उद्गार जो होता है, ज्वालामुखी का फॉर्मेशन कैसे होता है, इन सब सारी चीज़ों को देखेंगे। इसके बाद फिर रॉक्स वगैरह का फॉर्मेशन जो होता है, जैसे अपना ये इग्नियस, मेटामॉर्फिक, सेडिमेंट्री, ये सब रॉक, ये सारी चीज़ जो है अपने खास कर हम लोग एस्थेनोस्फीयर को फोकस में रखेंगे, क्योंकि इसी से संबंधित सारी चीज़ें यहाँ पे आएंगी। और इसका PDF जो है, इस क्लास का जो अपना स्लाइड है, इसको एज ए PDF हम आपके अपने टेलीग्राम में अपलोड कर देंगे, आप लोग वहाँ से इसको देख के रिवाइज कर सकते हैं, और बार बार 2-4 बार आप यदि इमेज ड्रॉ करके बनाएंगे तो चीज़ें आपको अच्छे से दिमाग में बैठ जाएगा। और टेलीग्राम का चैनल अपना कौन सा है आप सभी जानते होंगे, नहीं तो मैं बता दूँ फिर से, BPSC_relevant आप टाइप करेंगे तो आपको उस टेलीग्राम चैनल में आप जाके ऐड हो सकते हैं, ठीक है। वैसे मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, लिंक इन डिस्क्रिप्शन, ठीक है, ध्यान में रखिएगा आप लोग,
ओके, कैसा लगता है आप लोग को? ये हमारा पहला क्लास था, ठीक है। तो आप लोग प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिएगा, जो फीडबैक होगा आपका अपना फीडबैक जरूर दें। और हाँ, ये PDF आपको टेलीग्राम पे जाके मिल जाएगा। तो ठीक है, थैंक यू, कीप लर्निंग।